अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। प्रोग्राम के पहले से में ज़िक्र करते हैं शोलों में लिपटे हुए मशरक़ मुस्तक़ा के जो हालत जंग में इस वक्त नज़र आ रहा है, और गुज़श्ता बरस 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली ख़ज़ा जंग अब लबनान और यमन और ईरान तक कहीं फैलती हुई नज़र आ रही है। और इस सारे के पीछे लगता ही है कि इसराइल का मकसद यही है कि ख़ित्ते के अंदर मौजूद जितनी भी मज़ाहमती तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, उनका मुकम्मल ख़ात्मा। और इस हवाले से हमने देखा है कि गुज़श्ता जुमे इसराइल ने यह दावा किया कि लबनान पे एक हमले में हिज़्बुल्लाह के जो सुप्रीम लीडर हैं हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया है, और उसके बाद में हिज़्बुल्लाह ने इसकी तस्दीक भी की। और उसके बाद हमने देखा कि इसराइल की फ़ौज के एक्स अकाउंट के ऊपर ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिली कि अब हसन नसरुल्लाह दुनिया में किसी को खौफज़दा नहीं कर पाएंगे। और इस दौरान हमने देखा कि अमरीकी सदर जो बाइडन साहब की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई, और उन्होंने कहा है कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद इंसाफ का अमल मुकम्मल हो गया। लेकिन इस दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल के लिए ख़तरा बनने वाले बाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, सिर्फ़ एक मकसद पूरा हुआ है, और लेकिन ये मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही वाक़यात मज़ीद देखने को मिलेंगे। तो इससे अंदाज़ा होता है नाज़रीन कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो सूरत हाल है ये आने वाले वक्त में मज़ीद कशीदा होगी, और ज़्यादा यहाँ पे एक टेंशन की फ़िज़ा देखने को मिलेगी। लेकिन ये हालात किस तरफ जाएंगे, और अब तक जो सफारतकारी हो रही है वो अपना असर क्यों नहीं दिखा रही, बजाय ये जंग ख़त्म होने के इसका दायरा कार वसी होता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं ज़ाहिद हुसैन साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। गुफ्तगू का आगाज़ ज़ाहिद साहब मैं आप ही से करूँगा। सर, क्या अब आपको लग रहा है जिस तरह का एग्रेशन में अब देखने को मिल रहा है इसराइल के एंड पे, अब ये वाकई जो ख़दशात जिनका इज़हार किया जा रहा है कि अब इस जंग का दायरा कार वसी हो जाएगा, क्योंकि लग तो ये रहा है कि न सिर्फ लबनान के अंदर बल्कि यमन के अंदर हौसियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और फिर UNJ की जो स्पीच आपने उसका एक ग्लिम्स आपने देखा है कि नेतन्याहू साहब फरमा रहे हैं कि ईरान में भी कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो उनकी दस्तरस से बाहर हो, तो गोया कि ईरान ने भी कुछ किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। और इस दौरान हमने देखा है कि इस्माइल हानिया को भी वहीं पे शहीद किया गया। तो लग रहा है सर कि अब ये जंग बढ़ेगी? देखिए, जंग का दायराकार तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। पिछले अगर 10 दिन के देखें तो इजराइल ने न सिर्फ जो है लेबनान पे हमला किया है, बल्कि जो है यमन पे भी उसने कई हमले किए हैं। और देखिए, दायराकार तो बहुत पहले से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। इस वक्त जो सूरत हाल और संगीन होती जा रही है, न सिर्फ ये कि उन्होंने हिजबुल्लाह के जो रहनुमा थे उनको जो है उन्होंने शहीद किया, और बहुत सारे हिजबुल्लाह के लोगों को भी उन्होंने शिकार बनाया, लेकिन असल अब तो सूरत हाल उससे और आगे बढ़ गई है। अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये थी कि इजराइल की फौजें जो है ग्राउंड इन्वेजन के लिए भी तैयार हैं लेबनान में जाने के लिए, और मेरा ख्याल ये कि 1-2 कार्रवाइयाँ ऑलरेडी कर चुके हैं ग्राउंड पे। तो अब ये दायरा कार तो इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसा ही लगता है कि जो सूरत हाल गाजा में बन के आई है, 1 साल होने का है इजराइल के वहाँ पे जो जेनोसाइडल वॉर है उसको 1 साल का अर्सा होने गया है। तकरीबन 40,000 लोग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनको वो उस तरह की खातिर ख्वाह कामयाबी वहाँ पे नसीब नहीं हुई है। और मेरा ख्याल यही कि इसी की वजह से जो है अब इजराइल चाहता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। जो वाक़यात अब जो लेबनान में जो जंग का दायरा कार जिस तरह से बढ़ा है, मैं नहीं समझता हूँ कि जो है वो इतनी आसानी के साथ ख़त्म होगा। अभी भी देखें, इस वक्त हिजबुल्लाह के जो क़याद थे उनके बाद जो नई क़यादत आई है वो उसने भी ये कहा है कि उन्होंने जंग तो है वो ख़त्म नहीं होगी, वो सरेंडर नहीं करेंगे। और इनकी जो इजराइल की अपनी पूरी एक कोशिश है, और मेरा ख्याल ये कि इसके इज़हार भी जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है इसराइल के, उन्होंने किया भी था कि वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह अब सरेंडर करे
और हमास सरेंडर करे, उसके बाद ही ये जंग खत्म हो सकती है। और मेरा ख्याल ये है कि उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से ईरान को भी इस जंग में दायराकार में लेके आया जाए। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने अब तक रिस्ट्रेन का सबूत दिया, लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक ये सूरत हाल बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि ईरान को भी बहुत चैलेंजेस का सामना है। अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ आगे बढ़ती हैं और ईरान पे भी किसी तौर पे जो है उसका इजराइल जो है अपना दायराकार बढ़ाता है, तो फिर ईरान के लिए भी चारा नहीं रहेगा कि वो इस चीज़ को इसका जवाब दे। और मेरा ख्याल ये कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। और एक बुनियादी वजह जो है आप नज़र आती है ख़ास तौर पे जिस तरह की इजराइल की कार्रवाइयाँ बढ़ती आ रही हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि जो अमेरिका की तरफ से उनको हिमायत हासिल है। ठीक है, कहने को तो कहा जाता है कि वो जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, लेकिन लगता ये नहीं है, क्योंकि अभी भी जिनके कमेंट्स आपने बताए, और आपको याद होगा कि जितने ये जो उन्होंने बॉम्ब वहाँ पे मारे हैं लेबनान में, वो सब के सब अमेरिका में बने हुए हैं, अमेरिका ने सप्लाई किए हैं उनको। इंटरेस्टिंग। जावेद साहब, यही नुक्ता मैं आप ही की तरफ लेके आऊँगा कि 7 अक्टूबर गुज़श्ता साल से हम देख रहे हैं कि जब से ये जंग का आगाज़ हुआ उसके बाद एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की सफारतकारी भी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन वो अपना कोई किरदार अदा नहीं कर पा रही। तो इसका हम क्या मतलब लें? क्या दुनिया डिवाइड इस मामले पे नज़र आ रही है, और एक ताकतवर ब्लॉक है कि जो इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा है, और जो दूसरा ब्लॉक उसे मालूम है कि वो जितना भी इस मामले को UNGA के ऊपर या किसी और फोरम के उठाएंगे, बट मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ताकतवर ब्लॉक है वो कहीं इसराइल की पुष्पनाई कर रहा है, और ये जंग किसी और तरीके से तो ख़त्म हो सकती है, बट सफारतकारी के ज़रिए ख़त्म नहीं हो सकती। बदकिस्मती से ये हालात ऐसे ही लगते हैं कि जो इसराइल के हमले हैं और गज़ा में तो, और इसके अलावा लेबनान में भी वो जारी रहेंगे, और अब उन्होंने अपना दायरा का यमन तक भी बढ़ा दिया है। और जहाँ तक सफारतकारी का ताल्लुक है, वो कोशिशें तो जारी रखनी चाहिए, UN जनरल असम्बली में भी, UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी, OIC में भी और अरब लीग में भी। लेकिन ये तवक्को करना कि सफारतकारी से ये जंग के जो इसराइल ने एक मुसल्लत किया है फ़लस्तीनियों के ऊपर और लेबनान के ऊपर अब और हूतियों के ऊपर भी, उसका एक कोई हल निकल आएगा, वो मुझे ऐसे आसार नज़र नहीं आते। उसकी बड़ी वजह ये है कि दुनिया में जो अहम मसाइल होते हैं, अहम सियासी और जो मसाइल हैं, उनका हल जो है वो ताकत की बेसिस पे निकलता है। और इस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं, जो अरब अक़वाम हैं और मुसलमान जो हैं, वो बहैसियत मजबूरी जो टेक्नोलॉजी में, मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हैं बनिस्बत इज़राइल और उसके सपोर्टर्स के। और इसराइल के सपोर्टर्स में मैं सबसे बड़ा तो अमेरिका को शुमार करता हूँ, और उसके अलावा बाकी जो वेस्टर्न यूरोप है वो भी किसी न किसी लिहाज से इसराइल के पीछे खड़ा है, और उनके पास भी अपना फ़ौजी और मुआशी ताकत है, और वो काफ़ी हद तक उस ताकत को इसराइल की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी हैं। इसलिए हालात जो हैं वो बदकिस्मती से फ़लस्तीनियों के लिए, लेबनान के लोगों के लिए और बाकी भी इलाकों के लिए, यानी जैसे यमन का है, वो वहाँ पे हूती जहाँ की हुकूमत है, उनके लिए खुशगवार नहीं है। और मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा हल नज़र नहीं आ रहा जो फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हो, और जिससे इस सारे मसले को एक बखूबी खुश असलूबी से सुलझाया जा सके। तो सफारती और सियासी जो कोशिशें हैं वो जारी रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन कोशिशों को करना नहीं चाहिए, हमें मज़ाहिब जो अपने कंडेमनेशन के स्टेटमेंट्स हैं वो भी होते रहने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें जब तक हम अमेरिका और यूरोपियन ममालिक को ये बावर नहीं करवा कर सकते कि वो इजराइल की हिमायत जो है उसमें कमी लाएं और उसको ख़त्म करें और उस पर प्रेशर डालें कि वो इस सारे मामले के सियासी हल की तरफ कदम बढ़ाए, उस वक्त तक मुझे नज़र नहीं आता कि इजराइल जो है वो किसी तरह से अपने
ये जो ऑफेंसिव कैंपेन है उसको रोकेगा। और लेकिन ये जो आपने कहा है ना सर कि ये यूरोप और अमेरिका को पावर कराया जाए, यही नुक्ता मैं जायद साहब के सामने भी रखूंगा। जायद साहब, आप तो कह रहे हैं कि शायद अब ये जंग के जो शोले हैं ये ईरान को भी अपनी लपेट में लेंगे, तो ऐसे में सर वहाँ पे अमेरिकी प्रेजेंस भी अच्छी खासी है अब, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का डिफेंस पैक्ट भी है। तो आपको लगता है कि अगर ये जंग बढ़ती है, ईरान तक जाती है, तो फिर अमेरिका के बराह रास्त इसमें शरीक होने के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो सर फिर खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, फिर साथ में हम कह सकते हैं कि रूस या चीन, इन ममालिक के किरदार को आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये कोशिश तो इजराइल की बहुत पहले से है कि ईरान को किसी तौर पे इस जंग में मुलव्विस किया जाए। जो उसमें हमले भी किए थे उन्होंने, डायरेक्ट ईरान को निशाना बनाया था, लेकिन ईरान ने फिलहाल जो है रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और एक जिसको कहते हैं कि ट्रैप में अभी तक नहीं आया है। इसका मकसद इजराइल का पूरा यही है कि सिर्फ ईरान को अगर ये जंग में मुलव्विस होता है तो उसके बाद जो है बराह रास्त वास्ता तो अमेरिका इस जंग में शरीक है, लेकिन बराह रास्त अमेरिका को भी इस जंग में शरीक मुलव्विस किया जाए, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए ईरान रिटेलिएट करता है, जो कि इजराइल की कोशिश है, तो उसके बाद जो है वो अमेरिका भी की मदाखलत एक लिहाज से इनएविटेबल होगी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि देखिए हालिया दौर में हालांकि इजराइल जैसी एक लिहाज से जारियत बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस में भी मजीद इजाफा किया जा रहा है मिडल ईस्ट में। और ऑलरेडी जो है मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ पे अमेरिका की फ़ौजें मौजूद हैं मिडल ईस्ट में, इराक़ में मौजूद है, सीरिया के कुछ हिस्सों में मौजूद है, और इस तरह से जो है कतर में भी उनका एक बेस मौजूद है। और ये सारी चीज़ें जो अगर देखी तो अमेरिका जो है इस जंग में एक हद तक बराह नहीं तो बिलवास्ता मुलव्विस हो चुका है। जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है, देखें यूरोप भी तकसीम है, ये नहीं है कि यूरोप पूरी तरह इसके पीछे खड़ा है सारे ममालिक। ठीक है, जैसे जर्मनी के मुतालिक कह सकते हैं कि वो जो है वो उन्होंने जो है मदद बहुत जारी रखी है, और ईरान एक लिहाज से इजराइल के सबसे बड़े सपोर्टर अगर यूरोप में है तो जर्मनी की तरफ से आता है। यही सूरत हाल शायद ब्रिटेन की भी है, लेकिन वहाँ पे भी एक प्रेशर पब्लिक बढ़ना शुरू हुआ है। और आपको याद होगा कि जो है इसमें नॉर्वे है, स्पेन है, आयरलैंड है, इन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पे इसी दौरान में फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया है। तो अब इसमें यह है कि जैसे जैसे जंग बढ़ेगी, और मेरा ख्याल ये है कि पब्लिक ओपिनियन न सिर्फ यूरोप में बढ़ रही है, खिलाफ जा रही है, बल्कि और दूसरी जगह में एक और चीज़ भी आती है। देखें इफ्तिखार, अगर आप देखें कि इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है तो उसमें जो है ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है, इसको नेतन्याहू को डिक्लेयर तो नहीं किया गया है, एक सजेस्ट किया गया है कि जो है उसको एक वॉर क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट किया जाए। और असल में बात यह है कि अभी फैसला आना है कि ये जेनोसाइडल वॉर है या नहीं है। अब ये अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर आपको पिछले यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन जो है 125 ममालिक, अभी की बात है, मेरे ख्याल 1.5-2 हफ्ते की पहले बात है, इन्होंने इसकी फ़लस्तीन की हिमायत में वोट दिया, जिसमें बहुत सारे यूरोपियन ममालिक शामिल थे, फ्रांस भी शामिल था उसमें। तो इसका मतलब है कि सफारतकारी कैंट के ऊपर भी फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट में कहीं में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगर ये स्ट्रेटजी है भी सही कि इस तरह मज़ाहमती तंजीमों को ख़त्म करना है, तो क्या रूस इसराइल इसमें कामयाब हो भी पाएगा कि नहीं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जावेद साहब, जो ब्रेक से पहले मैंने नुक्ता उठाया था वही आपके पास लेके आऊँगा कि मज़ाहमती तंजीमों को इस तरह उनकी क़यादत को एलिमिनेट करना, फिर इस तरह एक तरह से एग्रेसिव वे में जिस तरह बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, आपको लगता है कि जो अल्टीमेट मकासद हैं इसराइल के उसमें वो कामयाब हो पाएगा, या फिर ये जो नफ़रत है, ये जो एक एंटी इसराइल सेंटिमेंट्स हैं, वो फ़लस्तीन और लबनान से भी आगे कहीं बाहर भी फैल सकते हैं इस खित्ते के अंदर? देखिए जी, एक तो इसमें असेसमेंट करने के लिए एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है और एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है। शॉर्ट टर्म में इजराइल ने कोई इसमें शक नहीं है कि दुनिया की मज़म्मत के बावजूद गज़ा में हमास को बहुत जानी, माली और फौजी नुकसान पहुंचाया, और वहाँ के लोगों के ऊपर भी बहुत, गज़ा के लोगों को बड़े
नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े हैं, और अब वही सिलसिला अब उन्होंने हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ लेबनान में शुरू किया है, और साथ साथ उन्होंने हूतीज़ के ऊपर भी हमलों का आगाज़ किया है। इसराइल जो है वो फ़ौजी तौर पर एक बहुत बड़ी ताकत है, अगरचे उनकी आबादी कम है और उनका इलाका कम है, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट की वजह से, अमेरिका ने जिस तरह से उनको वेपन सप्लाई किए हैं और बड़े हाईली डेवलप्ड वेपन सिस्टम्स दिए हैं, एयरक्राफ्ट उनके पास है, तो वो उनके पास किसी भी मुल्क को जो मिडल ईस्ट में है फ़ौजी तौर पर नुकसान पहुंचाने की, भारी नुकसान पहुंचाने की कुव्वत और कैपेबिलिटी या काबिलियत उनके पास है। तो इस ताकत को इस्तेमाल करके उन्होंने अपने इमीडिएट जो फ़ौजी मकासद हैं वो काफ़ी हद तक गज़ा में हासिल कर लिए हैं, और वो करना वही अब लेबनान में करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो नुक्ता है वो जो है लॉन्ग टर्म, उसका इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि लॉन्ग टर्म जो है इजराइल को इससे नुकसान होगा, क्योंकि लोगों में इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ेगी। जो मिडल ईस्ट में थोड़ी बहुत पहले एक कोशिश हो रही थी अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू कि इजराइल को चंद शराइत के साथ मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट कर लिया जाए, वो जो मूव थी वो मेरा ख्याल में अब फिजल आउट हो जाएगी या हो रही है। सऊदी अरेबिया का ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस या नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के लिए इस हालात में तैयार नहीं है जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं होती। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल को इन सारी जो फ़ौजी इक़दामात हैं उनसे नुकसान पहुँचेगा और पहुँच रहा है, और इजराइल की हुकूमत को और उनके लीडरों को इस चीज़ का इदराक करना चाहिए, और इस तरह उसके सपोर्टर, जैसे सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका है, उसकी लीडरशिप को भी इसका इदराक करना चाहिए कि जो इन हमलों की वजह से अरब दुनिया में और इस्लामी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ जो नफ़रत बढ़ रही है वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और उसका खामखा मुख्तलिफ़ शक्लों में उसका इजहार होगा, और उससे इजराइल को भी नुकसान पहुँचेगा और सियासी और सफारती तौर पर अमेरिका को भी नुकसान पहुँचेगा और पहुँच रहा है। तो इसलिए वो इन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन हालात में अरब और इस्लामी दुनिया के ममालिक को अपना इत्तेहाद और यूनिटी को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, और प्रैक्टिकल मेजर्स लेने चाहिए जो जिनसे इजराइल को ये अंदाज़ा या बावर किया जा सके कि उसको अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। जी जी, जावेद साहब आपने नुक्ता तो बड़ा अहम उठाया, और यही मैं जायद साहब की तरफ भी लेके जाऊँगा। सर, अब वैसे में कि सिचुएशन तो हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा संगीन होती जा रही है, बट शुरुआत में तो हमने देखा कि कहीं अरब लीग और OIC का फोरम भी इस मामले पे कुछ न कुछ बयानात दे रहा था, कुछ इजलास भी हुए, लेकिन अब इन दोनों फोरम से बड़ी एक खामोशी है। अब इस खामोशी को हम, इसका क्या मतलब लें सर? गोया कि या तो ये फोरम जान चुके हैं कि अब इनफेक्टिव हो चुके हैं, या उन्हें ये यकीन है कि अब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है? देखिए, अरब ममालिक का जो रवैया रहा है पूरी जंग के दौरान, 1 साल की जंग जो रही है, उसमें बहुत ही एक लिहाज से मायूसकुन रहा है। देखा जाए तो ना OIC ने सिर्फ रेजोल्यूशन के अलावा कोई और चीज़ पास नहीं की है, बल्कि एक वक्त में जब OIC के शुरू में मीटिंग्स हुई थी तो उसमें एक तजवीज़ भी थी कि इजराइल के ऊपर एम्बार्गो लगाने की, और तेल की जो सप्लाई उसको रोकने के लिए। ये तमाम चीज़ें भी जो है अरब ममालिक ने इसको, OIC ने उसको भी कबूल नहीं किया। नतीजा ये है कि एक हद तक अगर देखा जाए तो इजराइल को एक तक़वियत मिली है या इंकरेजमेंट मिली है, उसकी सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि अरब ममालिक की खामोशी एक लिहाज से इसने बहुत ज़्यादा जो है इजराइल को एक हद तक जिसको कहते हैं कि उसके जारहाना अज़ाइम में मदद की है। देखें यहाँ पे आप इसको देखें कि अरब ममालिक में अगर कुछ चंद मुल्कों के अलावा छोड़ के अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि वहाँ पे लोग जुलूस जैसे निकाल सकेंगे। उसके मुकाबले में अगर आप यूरोप और अमेरिका के कैंपसेस में देखें तो वहाँ पे एक हद तक इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ है। तो ये चीज़ें जो है अहम है। अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तकरीर UN में देखें तो बड़ी एक दिलचस्प तकरीर थी। एक तो ये एक लिहाज से उसकी जारियत तो नज़र आती थी, वो साफ नज़र आता था कि वो किसी तौर पे भी कोई भी सीज़फायर तक भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और इस बात को तो पूरा रिजेक्ट कर दिया था कि 2 जो रियासत की तजावीज़ है उसको भी नहीं किया था। लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो की थी वो एक लिहाज से जो एक
एक कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं हवा देने की कोशिश की ईरान और फिर अरब ममालिक के दरमियान, खासतौर पे सऊदी अरेबिया को। एक हद तक जो है उन्होंने जो तकरीर का पूरा एक रुख जो था वो ईरान की तरफ था, और दूसरी तरफ जो है एक लिहाज से जो एक जिसको मफाहमाना रवैया उन्होंने अख्तियार किया, वो भी एक टैक्टिक्स का हिस्सा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें शॉर्ट टर्म में भी अभी जो है थोड़ी एक दो जो वाक़यात हुए हैं जहाँ पे जो इसके लेबनान में जो उनकी कार्रवाइयाँ रही हैं उसकी वजह से उनकी पब्लिक सपोर्ट शायद दोबारा गैल्वेनाइज हो गई होगी नेतन्याहू की, लेकिन इजराइल के अंदर भी उनकी मुखालफत बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि देखें गाजा में उन्होंने क्या एक इतनी बड़ी ताकत आपके पास है, उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता हूँ कि उनको गाजा में वो कामयाबी हासिल हुई है जो कि जिनका वो दावा करते रहे। 12 महीने अगर आप देखें यहाँ इजराइल 3-4 जंगें लड़ चुका है मिडल ईस्ट में। 1948 में एक थी, 1967 में थी और 1973 में थी, लेकिन सारे अरब ममालिक की थी। लेकिन ये कि वो जंग कभी भी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ज़्यादा जारी नहीं रही थी, और एक हद तक जो अरब ममालिक को शिकस्त भी हुई थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि एक गाजा की एक पट्टी पे उन्होंने जो है 1 साल से कार्रवाई कर रहे हैं, और जो है अब तक अपने तमाम यरगमालियों को भी रहा नहीं करवा सके हैं। कुछ लोग रहा हुए थे जिनको एक लिहाज से जो एक एग्रीमेंट के तहत, या जो है फिर मारे गए कुछ लोग उसमें। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जलदल से फंसे हुए, अगर फर्ज कीजिए जाते हैं लेबनान के अंदर, ग्राउंड अगर ट्रूप ठीक है, जब से उनकी एयर पावर बहुत स्ट्रांग है, उसको उन्होंने एनाहिलेट भी सारा उन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया है। लेकिन अगर एक दफ़ा ग्राउंड लेवल में चले जाते हैं तो मेरे ख्याल ये है कि शायद 2006 में भी एक तरह से जो शिकस्त हुई थी उनकी वहाँ पे, उसका फिर रिपीट तो शायद हो सकता है कि इस बार भी यकीनन इसके इम्कानात भी मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मेहमानों के शुक्रिया के साथ, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो एक आइनी और अदालती बहरान है, ये क्या ख़त्म होने जा रहा है, ये इसके अंदर आने वाले वक्त में एक और ज़्यादा हमें संगीनी देखने को मिलेगी। छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। मुल्क के अंदर जो एक आइनी बहरान सा नज़र आ रहा है, गोया कि इस मामले पे कहीं जजेस भी और अब तो बार्स के अंदर भी, वकला के अंदर भी एक तकसीम नज़र आ रही है। कुछ लोग इन नई आइनी तरामीम को सपोर्ट करते हुए तो कुछ मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ तक कि कोई 300 लॉयर्स ने जजेस को ख़त लिखा है और वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जो नई आइनी अदालत बन रही है ये दरअसल आइनी अदालत नहीं बल्कि एक PCO अदालत है, लिहाजा वो इसका हिस्सा ना बने। और साथ में आज हमने देखा है कि हुकूमत वक्त जिसको आइनी तरामीम पूरी करने के लिए नंबर गेम तो पूरे करने ही करने हैं, तो गोया कि आज 63A से मुतालिक रिव्यू पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगी। बेंच बैठा ज़रूर, लेकिन उस बेंच के अंदर जो एक अहम रुकन है जस्टिस मुनीब अख्तर, अगरचे वो बेंच का हिस्सा अब भी हैं, लेकिन एक ख़त लिख के उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि वो क्यों इस बेंच में नहीं बैठना चाहते हैं। तो नाज़रीन इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं, और हमारे साथ हैं मुल्क के मारूफ माहिर कानून आबिद साकी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आबिद साकी साहब, ये जो ख़त लिखा गया है इस पर शायद आपका नाम भी शामिल है, खतूत लिखने वालों में आप भी हैं। सर बिलावल भुट्टो जरदारी, इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ साहब, सारे लोग आपको यकीन दिला रहे हैं कि जो आइनी तरामीम हो रही हैं ये बुनियादी तौर पे लोगों को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए है। सर जुडिशल रिफॉर्म्स पे तो किसी ज़माने में आप भी इस बात पे मुत्तफिक थे कि होनी चाहिए, तो क्यों आपको लग रहा है कि ये PCO अदालतें हैं और ये नहीं बननी चाहिए? देखें, जहाँ तक ये हमारे मुतालिबात का ताल्लुक है तो हमने तो हमेशा ये कहा है कि मौजूदा जो निज़ाम इंसाफ है ये गला सड़ा हुआ और पोसीदा और फरसुदा है, और ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर है जिसको कंटिन्यू किया जा रहा है। हम इस नौ मादियाती ढांचे को मुनहदम करके एक अवाम दोस्त निज़ाम इंसाफ लाना चाहते हैं। ये हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है और आज भी ये मुतालबा है। सवाल ये है कि वो जो ड्राफ्ट ये लेके आना चाह रहे हैं उसने नीयत का तकाजा तो ये था कि उसको प्रॉपर टाइम पे अवाम उन्नास तक पहुंचाया जाता और उनको बताया जाता कि ये हमारा ड्राफ्ट है, इस पे आप इनपुट दें, इस पे आप अपनी राय दें
और इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स को और तमाम सिटीजन्स को ऑन बोर्ड करके एक कौमी इत्तेफाक राय से आइन में तरमीम की जाए। सही। यानी आइन बनाना और आइन को कायम रखना ये खेल बच्चों का हुआ, सीधा पीना ना हुआ। ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप तब्दील करने जा रहे हैं और रात के अंधेरे में आपने ड्राफ्ट कोई बना रखा है जो आप किसी शख्स को दिखाना भी पसंद नहीं फरमा रहे और अवाम नास तक उनकी रसाई भी नहीं होने दे रहे। तो किस तरह हम आंखें बंद करके खाली वादों की बुनियाद पर हम कैसे खामोश रह जाएं और कैसे इस बात को तस्लीम कर लें कि आइन में तरमीम कर ली जाए। हम भी आइन में तरमीम करना चाहते हैं, हम आइन में तरमीम का तकाजा करते आए हैं और एक इस राय से अवाम की बिल्कुल मुत्तफिका राय है। लेकिन सवाल ये है, वही दूसरी दफा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आइन में तरामीम का एक तरीकाकार है। पूरी कौम को जुडिशरी से मुतल्लिक तो साकी साहब आप ही चाहें कुछ तो एक वर्किंग पेपर बना दें कि हमारे एंड पे ये कुछ तजावीज अगर आप करने ही जा रहे हैं तो फिर इन खतूत पे करें। हम करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम बिल्कुल इनपुट देंगे, हम अपने ड्राफ्ट उनके साथ शेयर करेंगे, हम उनको इनपुट देंगे, लेकिन वो भी तो अपना जहन हमारे पर वाजे करें कि वो किस तरह की तरामीम चाह रहे हैं और उन तरामीम का मकसद जो अवाम की बहबूद और इंसाफ की रसानी का जो ताल्लुक है वो किस तरह उसको मटीरियलाइज करना चाह रहे हैं। ये उनका पहले हक है कि वो एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट का ड्राफ्ट पूरी कौम के साथ शेयर करें और मुनासिब वक्त पे लोग उस पर अपनी राय दे सकें, अपना उसमें इनपुट दे सकें उसमें तो सर। और लेकिन वो कुछ नाकदीन ये कहते हैं कि पहले अब अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें ना। आप एक तकसीम नजर आ रही है, कुछ कह रहे हैं ठीक है, कुछ कह रहे हैं गलत। तो सर ये जो वकला के अंदर एक डिवाइड है उसमें आपको क्या रीजन नजर आ रही है? लोगों को समझ नहीं आ रही या कोई मफादात का मामला है? देखिए, मफादात का मामला है। लोग यहाँ डिवाइड, वैसे देखो जिंदा मुआशरों में इख्तिलाफ राय होता है जी, उसमें इख्तिलाफ राय होना मैं समझता हूँ सेहतमंद रिवायत की निशानी है। हमें किसी राय से कोई हम उनको मैलाफिडी एट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीक़ाकार से ये काम करने की कोशिश की जा रही है वो मशकूक सूरत हाल पैदा करता है। हमने तो अपनी उस तशकीक के बुनियाद पर यह मुतालबा किया है। बाकी हमने जजेस साहिबान को ये कहा है कि आप किसी ऐसे ढांचे में शरीके कार ना हो जो अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मनाफी हो। इसलिए कि इन्होंने तो जो मौजूदा आइन है उसके तहत हल्फ उठाया हुआ है कि हम शहरियों के आइनी और बुनियादी हुकूक जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करेंगे, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स करेंगे और उसकी वायलेशन को हम रोकेंगे। ये इन्होंने हल्फ उठाया हुआ है। यकीनन क्योंकि मेरे पास सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आज 63A को लेके भी पहली समाअत होने जा रही थी, बट मुनीर अख्तर साहब उसमें नहीं बैठे। कुछ कंसर्न्स का इजहार किया है कि मज़हर आलम मियां ख्याल साहब एडहॉक जज हैं, उनको उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तो कंडक्ट आपको ठीक लग रहा है कि यही तरीका है कि आप अपने कंसर्न्स को एड्रेस करवाएं या आपस में बैठ के चैम्बर्स में गुफ्तगू भी हो सकती थी? खतूत ही ना लिखे जाते तो अच्छा था। ये खतूत लिखने की रिवायत तो काजी साहब ने यानी इसका आगाज किया है मेरा ख्याल है। इससे पहले तो हमने नहीं देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे को खत लिखते हैं और स्टेटमेंट्स इशू करते हैं। तो ये रिवायत चूंकि काजी साहब ने खुद इसका आगाज किया है, अब मेरा ख्याल है उसी तसलसल में बाकी लोग भी खतूत लिख रहे हैं, मोहब्बतनामे एक दूसरे को लिखे जा रहे हैं और उसी तसलसल में हमने भी एक मोहब्बतनामा जज साहबान के नाम कर दिया है। सही, बहुत शुक्रिया आबिद साकी साहब आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का कि जहाँ पे एक बार फिर 7 मज़दूर के जो पंजाब से गए थे अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने, लेकिन उनकी लाशें वापस आईं। ये कौन अनासर हैं कि जो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, उनके मकासद क्या हैं और रियासत पाकिस्तान का ऐसे अनासर से निमटने की जो हिकमत अमली है वो कितनी मुअस्सर है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ जिक्र करते हैं बलूचिस्तान का कि जहाँ पे पंजगूर के इलाके में एक बार फिर एक अफसोसनाक वाक़या पिछले दिनों पेश आया कि जहाँ पे पंजाब से मजदूरी के लिए गए हुए 7 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया।
अभी तक इसकी ज़िम्मेदारी तो किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन ये देख रहे हैं हम कि बड़े अरसे से एक पैटर्न चल रहा है कि बिलखसूस पंजाब से जाने वाले इस तरह के लोग जो ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं या फिर मजदूरी के लिए जाते हैं, वो गवादर हो या गुलिस्तान के दीगर इलाकों में, वहाँ उनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शाहिद, नुमाइंदा डॉन क्वेटा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सलीम साहब। जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा हमें तवील अरसे से एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि एक ख़ास पैटर्न पे, और कभी तो लगता है कि कुछ लोग ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, लेकिन हालिया दिनों में इस तरह के वाक़यात की किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल नहीं की। तो क्या इसको प्रोब भी किया गया है, कुछ जानने की कोशिश भी की है सूबाई हुकूमत ने कि असल मामला है क्या, इन तरह के वाक़यात के पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं? देखिए, माजी में भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, तुरबत में भी हुए हैं, ग्वादर में भी हुए हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में हुए हैं और माड़ा में भी हुए हैं। लेकिन यह है कि उसको माजी में तो जो बहन BLA है वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है, या इसी तरह उनके जो और जो तंजीमें हैं वो करती रही हैं। लेकिन ये जो अभी हालिया वाक़या हुआ है, अभी तक इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। और आपके सामने है कि जिस तरह वाक़या हुआ, और वो जिनका ताल्लुक़ जो है वो मुल्तान के शुजाबाद से था। असल में ये लोग जो हैं, इनको एक शख्स जो है वो मकान मतलब अपना कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसके लिए वो लेकर आया था। और उसमें बस ये असल में यहाँ के लोग जो हैं, जो मुल्तान के और इसी साउदर्न बलूचिस्तान से, वो साउथ के स्पेशल स्पेशल काम जानते हैं। देखें, ये जो घरों में आप बहुत अच्छा घर बनाना चाहते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ है उसमें। फिर ये है कि वो यहाँ पे लोकली इस तरह के लोग नहीं मिल पाते। जैसे आप देखते हैं कि काशीगरी का काम होता है, लोग अपनी हवेली को या अपने घर को इस तरह की चीज़ें बनवाते हैं, तो उसमें वो आ जाते हैं, उनको लेकर आते हैं वो, और वो यहाँ काम करते हैं। इसमें ये हुआ है कि वो तो इनफैक्ट कोई शक नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो फ्रूट और बाकी बिजनेस के अंदर पिछले दिनों जो वाक़या उसके अंदर तो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग थे। बट अगेन ये लोग टारगेट क्यों हैं? बुनियादी तौर पे जो भी करने वाला होगा उसके कुछ मकासद तो होंगे, और इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ पे जब काम करती हैं इस तरह के वाक़यात को लेके, तो कहीं ना कहीं डॉट्स को कनेक्ट तो किया जाता है कि चीज़ें हो क्यों रही हैं और कहाँ से हो रही हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं बता रहा था आपको कि जब पहले वाक़यात हुए, जब लास्ट जो तुरबत में वाक़या हुआ था, उसमें भी 7-8 मज़दूर थे जो कि साउदर्न पंजाब से ही थे, वो उसमें उनको मार दिया गया था। तो उस वक़्त फिर वहाँ गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी कि जो वहाँ पे आते हैं बाहर से मज़दूरी के लिए या और कारोबार के लिए, उनकी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि उनको पता हो, पुलिस को और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे पता हो कि वो कहाँ पे ठहरे हुए हैं, क्या है, तो उनको वो उसका उनको सिक्योरिटी फराहम कर सकें। ये इस वाक़े में ये हुआ है कि ये एक शख्स है अबू बकर, वो उनको लेकर आए थे, और लेकिन उन्होंने ना ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में बताया, और ना ही उन्होंने ये बताया कि जनाब पुलिस को बताया कि जनाब ये यहाँ पे हैं। और इंतज़ामिया का यही कहना है कि उनके इल्म में नहीं था कि वो यहाँ पे आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, वहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग होते हैं, उन्हें तो कम से कम पता होता है कि लोग आए हैं। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी लैब भी है, और जैसे आपको सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए, इसलिए कि देखें ये डिस्टर्ब इलाका तो है आपका मकरान जो है, इसमें आप कितने वाक़यात हो चुके हैं, तो इसलिए वैसे भी आपको देखना चाहिए कि कोई दूसरे लोग हैं, अजनबी लोग हैं, तो उनको कम से कम उनके बारे में मालूमात रखी जाए कि कौन लोग हैं। अगर किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है तब भी आपका ख्याल है वहाँ पे जो सिक्योरिटी दारों की प्रेजेंस है वो इतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। और फिर जो जैसे आपने कहा कि देखें ये वाक़यात कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत लोग मारे जा चुके हैं, यानी एक वाक़े में तो 22 लोग भी मारे गए, यही ग्वादर और ये इस इलाके में जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे, ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, वो मारे गए थे। बहुत शुक्रिया सलीम शाहिद साहब। इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े अफसोसनाक वाक़यात उसको लेके जो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, बिलखसूस सूबाई हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी हैं उनमें
कहीं ना कहीं झोल नज़र आ रहे हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।